कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना पर आधारित हमरो पहाड़ धारावाहिक के टाइटल सॉन्ग्स का लोकार्पण किया। इस टाइटल सॉन्ग में उत्तराखंड की विकास यात्रा से संबंधित विभिन्न पहलुओं और राज्य सरकार द्वारा जनहित के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कार्यों को दिखाया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, हमरो पहाड़ धारावाहिक के टाइटल सॉन्ग्स के गीतकार नरेंद्र रौथाड़, अमित खरे, भूपेंद्र पसेड़ा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के विकास पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार के 100 दिन संकल्प, समर्पण एवं प्रयास को समर्पित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम चुनाव में पूर्ण बहुमत देने पर जनता को धन्यवाद अर्पित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई। जनता द्वारा की गई उम्मीदों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर हमारी सरकार निश्चित खरा उतरेगी। मैं 100 दिन पूरे होने पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के निर्माण के बाद से लेकर अब तक पहली बार उत्तराखंड के अंदर सरकार दोबारा बनाई है, एक इतिहास बनाया है। 2/3 बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, 47 सीटें देकर फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके विकास पर, उनके आगे के विजन पर और जो देश के लिए, उत्तराखंड के लिए उनका एक विजन है, सोच है, जो काम है, उस सब पर मुहर लगाई है। हम संकल्प के साथ, हम समर्पण के साथ और प्रयास के साथ उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे लिए एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक पल उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित है। उस दिशा में हमने कुछ संकल्प लिए थे, चुनाव से पूर्व लिए हुए संकल्पों पर हमने निर्णय लिए हैं। आगे हम और निर्णय लेंगे, एक विजन बना रहे हैं कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं। उसके लिए हम एक रोड मैप सभी विभागों का हमारा बन रहा है और आने वाले 10 सालों का भी एक रोड मैप बना रहे हैं, जिससे कि हमारा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का जो केंद्र है, जो हमारा राज्य है, वो हर क्षेत्र में अव्वल हो, हर क्षेत्र में आदर्श हो, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हो। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 दिन का कालखंड एक बहुत छोटा सा कालखंड है और उसके बावजूद भी 100 दिन में इस सरकार ने जिस तरह से काम किया हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, वो अपने आप में अनुकरणीय है। मैं ऊधम सिंह नगर से आता हूँ, जहाँ गन्ने की खेती होती है और अब मैं देखता था पिछली सरकारों में इस साल हम गन्ना बोते थे, अगले साल उसी पेमेंट मिलती थी। मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बनने के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि जिस सत्र में गन्ना पेरा गया उसी सत्र में उसका भुगतान हो गया। तो कहने को छोटी बात है, लेकिन इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का इंतजाम करना, ऐसे ही छोटी चिंता करना कि वृद्ध घर में एक है और 2 हैं और पेंशन एक को मिल रही है, दोनों को मिले, इस छोटी बात तक निगाह जाना। एक सफाई कर्मचारी है, उसका मानदेय बढ़ना चाहिए, जो जाके जाड़े में, गर्मी में जाके गटर में जाके काम करता है। तो इन छोटी चीज़ों से लेकर और बड़ी उपलब्धियों तक मैं कह सकता हूँ कि जो लोग ये अंदाज लगाते थे कि पुष्कर धामी अनुभवहीन हैं, मंत्री नहीं रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री बन गए हैं, कैसे करेंगे, लेकिन आप देखिए कि इन्होंने साबित किया कि सबसे युवा होने के बावजूद भी और बिना किसी मिनिस्ट्री के लिए सीधे मुख्यमंत्री बनकर इन्होंने जिस तरीके से इस राज्य के विकास की एक नया गाथा लिखी है, एक शुरुआत की है, उससे निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि ये 100 दिन उत्तराखंड में एक नई विकास यात्रा की नींव के। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में खबरें और भी हैं, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड वन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी रामनगर पहुंचे, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट और तमाम कार्यकर्ताओं ने कैलाश गहतोड़ी का जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो उन पर विश्वास जताकर जिम्मेदारी दी गई है, उस पर वह खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने को लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लकड़ी और खनन के साथ ही जड़ी बूटियों के सहारे निगम को बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। अवैध खनन किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह निगम के घाटे से उबरने के लिए सहयोग करें। इसके साथ ही कहा कि लापरवाह अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित जानिएगा, अभी तो मैं आया हूं और वास्तव में बहुत संभावना है इस वन निगम में और खूब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनमें काम कर सकते हैं। उन संभावनाओं को तलाशने के लिए परसों मैंने एक देहरादून में बैठक आहूत की थी। उसमें सारे अधिकारियों के उनके मन टटोले हैं, उनके व्यू लिए हैं और कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें काम करने की आवश्यकता है। निश्चित जानिएगा, जिस उद्देश्य से, जिस भरोसे से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी है, आपको मैं वास्तव में साल भर के अंदर बहुत सारा परिवर्तन होता हुआ आपको दिखेगा। बहुत सारी संभावनाएं, वही मैंने कहा, बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे पहले करते थे, कुछ चीज़ें चलती थी फिर बीच में ही छूट जाती थी। हम लोग केवल खनन और लकड़ी पे ही निहित हो गए हैं और कई सारी जैसे हमारे पास लकड़ी हमारी अपनी है, रॉ मटेरियल अपना है, उसमें भी आगे काम कर सकते हैं। जड़ी बूटी का मामला है, उसमें कर सकते हैं। खनन में भी स्वयं भी निगम अपना काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी संभावना है। मैं अभी क्योंकि जब तक ये रणनीति फाइनल नहीं होती, जब तक कार्य योजना नहीं बनती है, तब तक कोई चीज़ कहना बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन निश्चित जानिएगा, साल भर के अंदर आपको कई अन्य क्षेत्रों में काम। वहीं देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने घंटाघर से दिलाराम चौक, राजापुर रोड, प्रिंस चौक तक के स्मार्ट सिटी कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान परेड ग्राउंड के समीप कनक चौक में नाली निर्माण कार्यों में खोदी गई गड्ढे और मौके पर निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए स्मार्ट सिटी के जेई को निलंबित कर दिया गया और साथ ही संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में ढिलाई बरतने पर जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, बरसात के चलते काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए थे कि स्मार्ट सिटी में कई जगह गड्ढे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बोलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो गड्ढों का भरान किया नहीं गया। तो दिलाराम चौक से घंटाघर का स्ट्रेच को मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद फिर परेड ग्राउंड के ऑपोजिट नाली निर्माण का काम है, वो भी मैंने चेक किया है। मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई ढिलाई बढ़ती ना जाए और यहाँ पे मैंने पाया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो नाली निर्माण का काम यहाँ पे खोद के छोड़ा हुआ है, इस वजह से जनता के लिए खतरा पैदा हुआ है यहाँ पे। तो संबंधित जेई को मैंने सस्पेंड कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर। वहीं कुमाऊं में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरण ने मंडल के सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। डीआईजी ने कहा कि भारी बरसात के चलते सबसे ज़्यादा नुकसान बागेश्वर जनपद में हुआ है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 छोटी पुलियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा कई सड़कें भी बाधित हुई हैं, जिनको सुचारू करने का काम किया जा रहा है। डीआईजी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मी पूरी तरह से अलर्ट रहकर किसी भी आपातकाल की स्थिति में पुलिस तुरंत लोगों तक मदद पहुंचाए।
ये हम लोग जो है लगातार जो वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर डिपार्टमेंट है, उससे संपर्क में है और इस बार जो है बहुत प्रिसाइज हमको फोरकास्टिंग मिल रही है। तो 2 दिन से हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि कहाँ कितनी बारिश हो रही है। तो बागेश्वर में कुछ ज़्यादा जो है बारिश हुई है। कल जो है इसमें आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई है और जो है कुछ पुलिया भी जो है 3 बंद हुए हैं और बाकी कुछ रास्ते जो है वो बंद है। तो उसमें ऑल्टरनेट रास्ते हमने खोल दिए। तो आवागमन हालांकि सुचारू चल रहा है, सामान्य आवागमन है बागेश्वर में। थोड़ा बरसात अभी रुकी हुई है लेकिन फिर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और हम लोग पूरे इसमें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद लगातार सभी ज़िलों में आपदा को लेकर जो तैयारी है वो पूरी है कि थाने चौकियों में जो आपदा के इक्विपमेंट्स है, जो इमरजेंसी लाइट है, कुछ सैटेलाइट फ़ोन्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, तो ये सुचारू चलता रहे। और जो कुछ गाड़ियाँ हमको मिली हुई है आपदा के लिए, जो जैसा आपदा विभाग को भी कुछ गाड़ी मिली है, कुछ पुलिस लाइन में भी है, तो ये गाड़ियाँ जो है इनके ड्राइवर, इनके नंबर, जेसीबी के नंबर्स ये हमारे कंट्रोल रूम में रखे रहे और जहाँ भी किसी भी तरह की कोई आपदा आती है, लैंडस्लाइड आता है, रास्ता बंद हो जाता है पेड़ गिरने से, तो तत्काल वहाँ जेसीबी पहुँचे और वहाँ तत्काल जो है वो चीज़ें सामान्य हो। तो कंट्रोल रूम को जो है हम सारे इंफॉर्मेशन से इक्विप करा रहे। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों में लगभग 300 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा गया है। 10 पहाड़ी जनपदों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों में 100% डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे कि पहाड़ों में ही पहाड़वासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं के मेडिकल कॉलेजों में भी हर एक फैसिलिटी को मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल में एम्स के लिए भी जमीन उपलब्ध करा दी गई है। देखिए, आज सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और इन 100 दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक बड़ी लकीरें खींची। हम लोगों ने लगभग 350 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा है और मैं कह सकता हूँ कि इन 100 दिनों में अब जो हमारे पर्वतीय 10 जिले हैं वहाँ अब MBBS डॉक्टरों की जो है 100% जो है हो गई। हम लोगों ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और उधम सिंह नगर का मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज, तीनों के काम अब शुरू हो गए हैं। तो उत्तराखंड के लिए 3 नए मेडिकल कॉलेज अब बन रहे हैं। अल्मोड़ा कॉलेज जो है अब फंक्शन में आ गया है। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से कुमाऊं में सैटेलाइट एम्स की शाखा का काम भी अब उसकी ज़मीन पूरी हो गई, देख ली है, वो भी अब शुरू हो जाएगा। हमारी सरकार ने ये भी बड़ा निर्णय किया है कि जितने बच्चे कोविड में लगे थे, लगभग 2700 लोग कोविड में लगे थे, उनके लिए भी 1600 जो पद के सापेक्ष हैं उनको जो है हम लोगों ने समायोजित किया है। जो पद के सापेक्ष नहीं थे, 4 या 5 तारीख को उप समिति की बैठक होगी और IPHS मानक के अनुसार हम लोग उन लोगों को भी अब नए हॉस्पिटलों में जगह देने के लिए एक कमेटी बना के जो है उनको भी हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषिकेश में 14 जुलाई से शुरू होने वाली नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि इस दौरान शिव भक्तों को शहर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। हरिद्वार की ओर से आने वाले सभी कांवड़ियों के वाहन IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे, जहां से शिवभक्त पैदल आस्था पथ होते हुए नीलकंठ मंदिर की ओर रवाना होंगे। वहीं पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए SP देहात कमलेश उपाध्याय ने पुलिसकर्मियों के साथ निरीक्षण किया। पार्किंग की भूमि को समतल करने के लिए
अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल 2 पार्किंग का चयन पुलिस ने कर लिया है, जिसमें करीब एक बार में 1000 से ज्यादा वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इसमें हमने आज पार्किंग व्यवस्था और रूट व्यवस्था देखी है। चूँकि पार्किंग अभी इसमें लेवलीकरण और कई सारी चीज़ें और पार्किंग को भी करना पड़ेगा, हमें सही ढंग से करवाना पड़ेगा, जिसमें लाइटिंग की भी हमें करनी पड़ेगी सुविधा, टॉयलेट्स की हो जाती हैं, ड्रिंकिंग वाटर की, तो वो सारे के लिए हमें संबंधित हम विभागों को हम लिख रहे हैं। देखिए बेसिकली क्योंकि नीलकंठ यात्रा में वो जाएंगे, जो भी यहाँ पे आएंगे, तो हमारे वहाँ बेसिकली अभी हमने 2 ही पार्किंग्स को चिन्हित किया है। एक ये लेबर कॉलोनी वाली है और दूसरी ये यहाँ पे IDPL में है विस्थापित वाली। तो 2 ही हम अभी पार्किंग को चिन्हित कर रहे हैं। यदि हमें ऐसा लगता है ज़्यादा अगर क्राउड बढ़ता है तो हम 2-3 और कंटीजेंसी पार्किंग रखेंगे यहाँ। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में बीती रात को शहर के मधुबन होटल के समीप से अवैध सट्टा लगाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं CO प्रेमलाल टमटा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह द्वारा अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके अंतर्गत पुलिस की एक टीम द्वारा अवैध जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक मुखबिर की सूचना पर मधुबन होटल के पास श्रीनगर रोड निवासी प्रफुल्ल सिंह को अवैध सट्टा पर्ची और सट्टे की धनराशि 1790 रुपये समेत गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना दी गई है कि श्रीनगर रोड पर एक प्रफुल्ल कुमार का नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 44 वर्ष है। वो सट्टे का कुछ कार्य कर रहा है, जिस पर हमारी पुलिस की टीम उसके घर पर गई। घर पर ही कार्य करता है, घर पर गई और वहां से उसको जो है गिरफ्तार किया गया। उसमें सट्टे का सामान, वो कुछ पर्चियां तथा 1790 रुपये इसमें जो है बरामद किए गए। इसको थाने लेकर जो है सुसंगत धाराओं में से खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर क्या पहले भी करता था, ये पहली बार इस तरह ये गाड़ी चलाता है और साथ साथ गाड़ी अभी इसकी गोपनीय रूप से कर रहा था, लेकिन कुछ जब खुल कर आया तो पुलिस को पता लगा तो पुलिस से जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ और भी लोग संदिग्ध लग रहे हैं इसमें? अभी हम इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर कोई और भी व्यक्ति होगा तो उसे भी इसको गिरफ्तार करें। उत्तराखंड के रुड़की में 5 वर्षीय बच्ची और उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद की है। आपको बता दें कि घटना के खुलासे के लिए कई थानों की टीम और CIU लगाई गई थी। आपको बता दें कि वहीं DIG डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जून को एक महिला द्वारा कोतवाली में सूचना दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि उससे और उसकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ 24 जून की रात कार सवार लोगों ने दुष्कर्म किया है। SSP ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले में मुकदमा दर्ज कर कई टीमों का गठन किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सनसनीखेज मामला था और इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अपनी टीम यहाँ पर एक भेजी थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि जो महिला है वो बहुत ज़्यादा बताने में सक्षम नहीं थी, उसको कुछ बोलने में भी उसको दिक्कत है और मानसिक रूप से भी वो पूरी तरह से 100% ठीक नहीं है। बच्ची तो खैर नाबालिग है ही, तो उससे तो कोई उम्मीद करना बेकार था। तो हमने जो भी एक आध बातें उसने बताई महिला ने, वहाँ से हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, डम डाटा और CCTV की फुटेज और साथ साथ जो हमारे मुखबिरों का जो जाल होता है, इनके द्वारा हमने लगभग 100-150 लोगों से पूछताछ करी। कम से कम 200 से ऊपर जो CCTV है वो खंगाले, दर्जनों कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया और अंततः फिर ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया कि एक व्यक्ति इसको बहला फुसला के अपने साथ ले गया था। उसने इसके साथ दुष्कर्म किया। जब ये हो रहा था तो एक कार वहाँ पर आके रुकती है, जो कि जिसमें 4 व्यक्ति अंदर सवार थे। ये इसको अपने साथ ले जाते हैं, इसको और बच्ची को, और आगे चल के फिर वो कार में जो लोग थे वो इसके और बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद जब बच्ची की ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको रास्ते में फेंक के ये लोग अपना भाग जाते हैं। नगर और सहारनपुर के रहने वाले हैं। इस घटना में जो ब्रेक्ड कार है वो भी सहारनपुर जनपद का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो कार भी बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हो गई है। सारे लोग पकड़ लिए गए। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।